नमस्कार, आपका स्वागत है। साथ ही साथ मेरा भी स्वागत है। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा विषय वस्तु की ओर आते हैं। आधुनिक काल की यह विशेषता होती है कि प्रकृति ने जिसको जो योग्यता दी हो, कोई कवि बनना चाहे, कोई प्रशासक बनना चाहे, कोई वैज्ञानिक बनना चाहे एवं जिस अनुपात में एवं जिस दृष्टि से जो कार्य करने की सोच हो, उसको वह अवसर देने की स्थिति किसी राष्ट्र में पैदा हो, समाज में पैदा हो, यह आधुनिकता का दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण क्या है? हम किसी भी व्यक्ति को उसके भावना के विपरीत कोई व्यवस्था चलाने के नाम पर समायोजन नहीं कर सकते हैं। समायोजन समझते हैं? समायोजन का मतलब होता है जोड़ना। आप सोच कर देखिए कि भारत के राष्ट्रपति जब राजनीति शास्त्र पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, मैं वो भी इधर डालूंगी। राजनीति शास्त्र में अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में ये, 54 में ये, ऐसे करते हुए 52 से 62 के अनुच्छेद हैं, उसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। उसमें एक अनुच्छेद है इस बात के लिए कि यदि राष्ट्रपति चाहे जब चाहे अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। अब आप जब इस लाइन को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कोई राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र क्यों देगा? इतने बड़े देश में बहुत बड़ा दल जब किसी एक व्यक्ति पर विश्वास या भरोसा पैदा करेगा और वह भी बहुत लंबा निष्पक्ष जीवन जिया होगा, जिस पर कोई भ्रष्टाचार या कलंक नहीं लगा होगा, तब जाकर वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा, तो वह व्यक्ति क्यों इस्तीफा देगा? सामान्यतः सोचने वाले यह लिख सकते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, गौरव का पद है। लेकिन नहीं, आधुनिकता का यह सिद्धांत है कि हम चाहे कितने भी सर्वोच्च पद पर किसी व्यक्ति को बिठा दें, लेकिन उस व्यक्ति का जब मन करे तब चाहे आगे व्यवस्था चले या ना चले, लेकिन उस व्यक्ति का अगर मन करता है कि नहीं मुझे तत्काल इस्तीफा देना है, आप आग्रह कर सकते हैं, लेकिन आप उस व्यक्ति को जबरन उस पद पर बैठने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि राष्ट्रपति के पद पर बैठे व्यक्ति पर जब कोई दबाव लागू नहीं होता है तो सामान्य नागरिक के लिए भी यही बात होगी। तो जब किसी समाज में किसी व्यक्ति को जबरन किसी कार्य के लिए बलपूर्वक मजबूर करके कार्य ना लें, जब किसी व्यक्ति की योग्यता के आधार पर उसकी भूमिका सुनिश्चित करें, जब कहीं पर सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाए, जब यह सब लक्षण कहीं दिखने लगता है या जब से इसकी शुरुआत होती है, तो वहाँ से उस इतिहास का कालखंड आधुनिक काल के तौर पर होता है। विज्ञान, उद्योग, यह सब सहायक घटक हैं। जितना विज्ञान बढ़ेगा आधुनिकता उतनी तेजी से बढ़ेगी। अगर यह तीन होगा तो जितनी शिक्षा बढ़ेगी उतनी आधुनिकता बढ़ेगी। जितने भी घटक समाज में वैज्ञानिकता हो, शिक्षा का हो, पाश्चात्य संस्कृति का हो, जितने सारे घटक हमारे आधुनिक बनाने में सहायक होते हैं, हम उनका जितना प्रयोग करेंगे हमारी आधुनिकता उतनी आसानी से आगे बढ़ेगी। लेकिन ये सोचना कि केवल इनके आ जाने से, विज्ञान के आ जाने से, उद्योग के आ जाने से, शिक्षा के आ जाने से आधुनिक नहीं करते, ये आधुनिक नहीं करते जब तक कि केंद्र में ये तीन विचार ना हो। यदि कोई कपड़ा पहनने से आधुनिक होता तो आधुनिक भारत के सबसे मजबूत व्यक्ति गांधी जी होते, क्योंकि गांधी जी क्या पहनते थे ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। तो पहनावे से, खान पान से आधुनिक नहीं बनते। यह सब आधुनिकता होने के में सहायकता प्रदान करते हैं, लेकिन आधुनिक पूर्णतः कब कहलाते हैं? जब ये तीन विशेषताएं विद्यमान होगी। आधुनिकता का संदर्भ केवल इतना ही है कि चाहे अपने स्वयं से या किसी और से लेकर अपनी समस्याओं को हल किया है और अपने समाज के जो भी उसके नितांत परिवर्तन की आवश्यकता है आपने उसे स्वीकार किया है, तो यह परिवर्तन उस राष्ट्र के लिए आधुनिकता के लिए माने जाते हैं, भले वह पश्चिम से ही क्यों ना आया हो। तो पश्चिमीकरण का मतलब है कि बिना सोचे समझे अंधा अनुकरण करना। लेकिन यदि आप अपनी आवश्यकता के लिए पश्चिम से कुछ लेकर आते हैं तो यह आधुनिकीकरण है, ना कि पश्चिमीकरण है। अगर आधुनिक शब्द कहा जाए तो इसका तारीख से मतलब नहीं है, वह यह लक्षण है विशेष के संदर्भ में को बताता है। जब जैसे जैसे आपने इस बात को समझा, आपका सिलेबस भी आगे बढ़ेगा। हमने कहा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण पहली शर्त थी। सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए आपको जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वह है उत्तर मुगल काल, क्योंकि बगैर उत्तर मुगल काल के आप पावर का विकेंद्रीकरण नहीं समझ सकते। क्योंकि उत्तर मुगल काल में बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह जफर तक एक से एक शासक हुए, तो कैसे एक एक कर उत्तराधिकारी कमजोर होते गए और सत्ता का जो स्वरूप था वह एक से लेकर एक लगातार बिखरता चला गया। अगर उसी के में अगर आगे लिख लिया जाए तो पढ़ना क्या है, उसको लिखना है कि पहला क्या है कि उत्तर मुगल काल यह शुद्ध रूप से प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है। इसमें 11 शासक हैं, सबके बारे में एक एक कर बात करेंगे। अगर उत्तर मुगल काल के दौरान ये माना जाता कि अगर कोई व्यक्ति कमजोर है, यह एक तुलनात्मक शब्द है। जब हम कहते हैं कि व्यक्ति कमजोर है, इसका मतलब है कि हम किसी व्यक्ति को देख रहे होते हैं जो मजबूत है। उत्तर मुगल काल के तुरंत बाद आपको यूरोपीय कंपनियां पढ़ना है। यही थी जिन्होंने एहसास कराया कि भारत की व्यवस्था कमजोर है। यूरोपीय कंपनियां ये 5 हैं। कौन कौन? पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, जिसको अंग्रेज भी कहते हैं,
डेनिस जिसको डेनमार्क कहते हैं, फ्रांसीसी, ये पहली फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो राजा के द्वारा बनी हुई कंपनी थी। और इसके अलावा जितनी कंपनियां थी, चाहे वो पुर्तगाली हो, डच हो, ब्रिटिश हो या डेनिस है, ये सारी निजी कंपनियां थी। यूपीएससी का बार बार यह सवाल करती है कि भारत में अंग्रेज सफल क्यों हुए। आपको ये लिखकर कमेंट में सेक्शन में बताना है कि आप क्या सोचते हैं, फिर मैं आपको इसका तथ्य बताऊंगी। यह मुख्य परीक्षा के लिए आएगी, के लिए उपयोगी है। आप इसका कमेंट सेक्शन में जितने लोग देख रहे हैं बताइएगा कि आपके हिसाब से भारत में अंग्रेज क्यों सफल हुए थे। आपका जो भी सोच हो, जो भी आपके विचार हो, आप उसको व्यक्त कीजिए और उसके बाद मैं आपको तथ्य बताऊंगी कि आखिर अंग्रेज क्यों सफल हुए थे। फिर तीसरी चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है क्षेत्रीय रियासत। क्षेत्रीय रियासत में हम बंगाल के 11 नवाब को पढ़ने वाले हैं। ये इसमें हम प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध एवं इलाहाबाद की संधि पढ़ेंगे। फिर इसी में हम क्षेत्रीय रियासत में हम पढ़ेंगे अवध, हैदराबाद, कर्नाटक जब आएगा तो हम उसमें 3 कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे। मैसूर में हम हैदर अली, टीपू सुल्तान एवं 4 आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मराठा में है पेशवा का इतिहास, 3 आंग्ल मराठा युद्ध, सालवाई एवं वेसिन की संधि और पानीपत का तृतीय युद्ध। फिर हम आएंगे सिख की तरफ, इसमें महाराजा रंजीत सिंह एवं 2 आंग्ल सिख युद्ध हैं। इन सबको करने में अंग्रेजों ने को किन की सहायता मिली, वो थे गवर्नर एवं गवर्नर जनरल। अगर योग गवर्नर एवं गवर्नर जनरल नहीं आते तो अंग्रेज ये सब करने में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि अगला जो पढ़ना है वो है गवर्नर एवं गवर्नर जनरल, ठीक है। इसमें हम मुख्यतः 6 गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, 5 और 6, ठीक है। पहला लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, विलेजली, बेंटिक और डलहौजी। और इन सब के ये सब अंग्रेज ब्रिटिश के थे, बट इनके साथ साथ हम एक और गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, वो है डुप्ले। डुप्ले जो है वो अंग्रेज नहीं है, फिर भी इनको पढ़ना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनसे जुड़े सवाल इस प्रकार आते हैं कि जिस सफलता की चाबी को डुप्ले मद्रास में खोज रहा था उसे क्लाइव ने कोलकाता में पाया। आप मेरे द्वारा बोले गए सवालों को अपने नोटबुक्स पे लिखा करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होंगे जो आपके परीक्षा को रिलेट करेगा। आपको आगामी परीक्षा में ये सवाल दिखने को मिलेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ब्रिटिश भारत में भू राजस्व व्यवस्था। जब भू राजस्व व्यवस्था में हम आएंगे तो हमें 3 तरीके की व्यवस्था पढ़नी है। पहली क्या है, अस्थाई बंदोबस्त, फिर रैयतवारी बंदोबस्त, फिर महालवारी बंदोबस्त, ठीक है। उसके बाद इस व्यवस्था को पढ़ने में हम लोग उपनिवेशवाद के चरण पढ़ेंगे कि उपनिवेशवाद जो था वो आया था तो वो किस प्रकार आया था, क्या करने आया था, उनका उद्देश्य क्या था। तो व्यापारिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद, इन सबको पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि अंग्रेज जो आए थे वो भारत क्यों आए थे, उनका उद्देश्य क्या था। उनका उद्देश्य एकमात्र यह था कि वो यहाँ से भर भर के सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मजबूत करना चाहते थे फाइनेंशियली स्थिति में, यानी कि उनकी जो स्थिति थी व्यापार की वो यहाँ बस मजबूत करना चाहते थे, ठीक है। फिर यहाँ से धन के निष्कासन का सिद्धांत भी हमें पढ़ना है। फिर हम रेलवे का विकास पढ़ेंगे, अंग्रेजी शिक्षा का विकास पढ़ेंगे, प्रेस एवं समाचार का विकास पढ़ेंगे, सिविल सेवा का विकास पढ़ेंगे, समाज सुधार आंदोलन पढ़ेंगे। समाज सुधार आंदोलन अंग्रेज लेकर आए थे, ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए कि हम इसको सुधार कर लेंगे तो हमें शासन व्यवस्था और चलाने में सहयोग होगी। लेकिन ये समाज कल्याण की दृष्टिकोण से नहीं लाए थे, लेकिन ये उनका जो सुधार लाया हुआ था वो हमारे लिए बहुत काम की वस्तु निकल गई, चीज़ें निकल गई, जिसकी वजह से हमारे समाज में बहुत सारे सुधार हुए और लोगों के सोच खुले, उनका सोच क्रांतिकारी हुआ, वो बहुत अच्छे तरीके से देखने समझने लग गए। अंग्रेजों का ये दृष्टिकोण नहीं था कि हम इस दृष्टिकोण के वजह से लेकर आ रहे हैं समाज सुधार। उनका दृष्टिकोण यह था कि हम समाज सुधार लेकर जाएंगे, ये हमें और अपनी शासन व्यवस्था को चलाने में मदद करने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1897 का विद्रोह। विद्रोह जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे स्वरूप क्या था, स्वरूप को ही प्रकृति कहते हैं, फिर कारण क्या थे, परिणाम और असफलता, ठीक है। फिर भारत में राष्ट्रवाद का विकास पढ़ेंगे हम। फिर कांग्रेस एवं पूर्व राजनीतिक संगठन, ये भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 1885 ईस्वी से पूर्व की सोसाइटी कहाँ बना, कब बना और क्यों बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, इसकी स्थापना से संबंधित विचार। उदारवादी चरण कब से कब तक था, तो वो था 1885 से 1905 तक, ये मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और उसके बाद उग्रवादी चरण 1905 से 1919 तक। फिर बंगाल का विभाजन, सूरत में कांग्रेस का विभाजन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। आज हम इस विषय पे चर्चा कर लेते हैं। फिर मार्ले मिंटो सुधार पढ़ेंगे, होम रूल आंदोलन पढ़ेंगे, लखनऊ समझौता या पैक्ट, रॉलेट एक्ट से में ही हम लोग को जालियांवाला कांड पढ़ना है।
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण में हम लोग गांधी जी के विचार पढ़ेंगे जो सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन है। फिर गांधी जी के क्षेत्रीय आंदोलन जिसमें चंपारण, खेरा और अहमदाबाद है। फिर असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन, कांग्रेस खिलाफत एवं स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, गांधी के जी के 11 सूत्रीय मांग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस समाजवादी दल। गांधी जी के सारे आंदोलन सफल और गांधी जी के सारे आंदोलन असफल और गांधी जी सफल क्यों हुए थे, इस बारे में चर्चा करेंगे। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, उसका प्रथम चरण क्या था? गदर आंदोलन था, कामागाटा मारू प्रकरण था और भी बहुत सारी चीज़ें थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। द्वितीय चरण में क्या था? संगठन हिंदुस्तान का गठन, एचआरए, काकुरी कांड, एचआरए का नाम बदलकर एचएसआरए का गठन, सैंडर्स हत्याकांड, असेंबली बम कांड, राजगुरु भगत सिंह सुखदेव की फांसी। अब आप सोच रहे होंगे एचएसआरए क्या है, तो मैं बता दूं, एचआरए है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी और एचएसआरए है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। फिर हम पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ते हुए हम पढ़ेंगे आज़ाद हिंद फौज के बारे में। फिर 1935 का अधिनियम, 1909 का मार्लिमेंटो सुधार, ठीक है। फिर क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, जनजातीय आंदोलन, सांप्रदायिकता एवं भारत का विभाजन। तो ये सारा पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें बताने के पीछे बस मेरा एकमात्र उद्देश्य ये था कि आपको पता होना चाहिए कि इतिहास जब हम पढ़ रहे होते हैं तो यूपीएससी में इतिहास से कितने क्वेश्चन आते हैं, इस बारे में आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इतिहास में हमें पता है कि प्री का जो क्वेश्चन आता है वो 100 नंबर के आते हैं, ठीक है। उसमें हिस्ट्री के जो होते हैं 18 से 22 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और जब हम प्री का के लिए बैठते हैं तो हमें 100 में से 100 कर नहीं आना होता है कि हम पास करना है। अगर हमें प्री पास करना है तो हमें 100 में से 45 क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है। 45 क्वेश्चन अगर हम सही करके आएंगे तो हमारा प्री डेफिनेटली होगा। और अगर आपके जानकारी में कोई प्री क्लियर किया है तो उनसे पूछिएगा कि भैया आपने जब प्री क्लियर किया था तो आप जब कोई एग्ज़ाम सेंटर में बैठे थे तो ईमानदारी पूर्वक बताइए आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। तो कोई भी ईमानदार छात्र आपको बताएगा कि उनको 20 से लेकर 22 क्वेश्चंस ही आते थे। और अगर इतिहास हमारा मजबूत होगा, आधुनिक काल से ज़्यादा क्वेश्चंस प्री में आते हैं। इन सारे टॉपिक्स जितने मैंने अभी आपको बताया, जिस पे आगे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, वो आपके प्रारंभिक परीक्षा मैंने हर जगह हाईलाइट भी किया। आपने देखा होगा जब मैं बता रही थी तो मैंने बताया था ये प्रारंभिक परीक्षा में उपयोगी है, ये मुख्य परीक्षा में उपयोगी है। तो आप इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो आपको उस हिसाब से आपके प्रयोग में आएगी, आपके फ़ायदे के लिए होगी। और एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि कभी कभी क्या होता है, जब मैं बोलती हूँ ना तो मेरे शब्द का उच्चारण में थोड़ी सी हकलाहट या थोड़ी सी तुतलाहट आ जाएगी। ये मेरा आप समझ सकते हैं कि ये मेरा गुण है, मतलब मेरे अंदर ये कमी है। तो आप बस इस बात को नज़रअंदाज कर दीजिएगा। बाकी आपको जो मेरे पास जो शिक्षा है, जो मेरे पास जानकारी है, वो बिल्कुल भी अच्छी मिलेगी इन चीज़ों को अगर आप नज़रअंदाज कर दें। क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि मैं जब निर्देश बोल रही थी तो वो क्लियरली निर्देश नहीं हो पाया था, मतलब क्लियर मैंने सुना तो वो निर्देश में अभी भी इस वीडियो में क्लासेस में थोड़ा बहुत शब्दों में ऐसा हुआ होगा। वो मेरे मतलब एक कहते हैं ना, शारीरिक रूप से इंसान जब उतना सक्षम नहीं हो पाता है तो मेरी भाषा का उच्चारण कभी कभी इस तरीके का हो जाता है। तो अब आपसे विनय है, निवेदन है कि आप अगर हो सके तो इन्हें नज़रअंदाज कर दें और फिर इंजॉय करें अपनी इस सेशन को। और फिर मिलते हैं अगली बार अच्छे से अगली टॉपिक के साथ। तब तक के